हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू चेतन पाठशाला। प्राचीन भारत के इतिहास में अपना सिंधु घाटी सभ्यता वाला टॉपिक चल रहा था, जिसका हम आज पार्ट 3 के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। पार्ट 1 तथा पार्ट 2 हमने अध्ययन कर लिया है तथा हमने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त की थी तथा मैंने आपको बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता के 6 प्रमुख स्थल है जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है तथा उन्हीं 6 प्रमुख स्थलों में से हर बार आपके एक ना एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, अधिक दो क्वेश्चन रहने की संभावना रहती है तथा यह आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिसमें से हम आज पार्ट 3 के अंदर पढ़ने वाले हैं अपना पहला स्थल हड़प्पा सभ्यता। क्या कौन सा? हड़प्पा सभ्यता, जिसे दोस्तों हरिपुरिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हरिपुरिया। और दोस्तों हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी द्वारा, जो एक भारतीय पुरातात्विक के विद्वान हैं, उन्होंने इसकी खोज की थी तथा यह रावी नदी के किनारे जॉन मार्शल के नेतृत्व में मोंटगोमरी जिला, पंजाब प्रांत और पाकिस्तान में इसकी खोज हुई थी। आपका क्वेश्चन बनेगा कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में हुई थी और किसके द्वारा की गई थी? तो दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। और हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे है? तो रावी नदी के किनारे हैं। और हड़प्पा सभ्यता की खोज किसके नेतृत्व में की गई थी? तो जॉन मार्शल के नेतृत्व में की गई थी। और हड़प्पा सभ्यता कहाँ है? तो पाकिस्तान में है और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले में स्थित है। और दोस्तों यह रावी नदी है जिसका प्राचीन नाम परुष्णी नदी भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? परुष्णी नदी। और रावी नदी का उद्गम रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश से होता है तथा यह, और दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं कि यह पंजाब प्रांत है और अपने भारत में भी एक पंजाब है। यानी कि दोस्तों जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था तब पंजाब था, जो आधा पंजाब तो पाकिस्तान के अंदर चला गया था, जो पंजाब प्रांत कहलाया, तथा आधा अपने अंदर आ गया था जिसे हम पंजाब कहते हैं। और दोस्तों यह रावी नदी रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश से निकलकर भारत के पंजाब में बहती हुई पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में जाती है। और वहीं मोंटगोमरी जिले में हड़प्पा सभ्यता स्थित है। इसलिए यह किस नदी के किनारे स्थित है? तो रावी नदी के किनारे स्थित है। और दोस्तों इसी पंजाब प्रांत से 3 जिले अपने राजस्थान के साथ लगते हैं, जिसमें से एक है भावल नगर, दूसरा है भावलपुर और तीसरा है रहमियार खां। यह पंजाब प्रांत के तीनों जिले अपने राजस्थान के साथ सीमा लगाते हैं, जिसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहते हैं। और अपने राजस्थान से भी 3 जिले लगते हैं सीमा। कौन से है? श्रीगंगानगर, बीकानेर और जैसलमेर। और दोस्तों इस पंजाब प्रांत की, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की राजधानी लाहौर है तथा अपने भारत के पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। आगे हम देखें यदि, तो हड़प्पा सभ्यता की जानकारी सर्वप्रथम किसने दी? तो 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन ने दी। किसने दी? 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन ने दी। मैंने दोस्तों आपको पार्ट 2 के अंदर इस चार्ल्स मेसन के बारे में एक कहानी बताई थी, जो आप उससे इसको अच्छी तरह से याद रख सकते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों यदि हम इसके प्रमाण या इसके अवशेष के बारे में। जब इस हड़प्पा सभ्यता की खुदाई की गई, उत्खनन किया गया, तो उससे क्या क्या चीज़ें हमें प्राप्त हुई। तो दोस्तों इस हड़प्पा सभ्यता की खुदाई की गई या उत्खनन किया गया तो हमें इसके परमाणु अवशेष के रूप में सिंधु घाटी की सबसे अधिक अभिलेख युक्त मुहरें मिली। दोस्तों क्वेश्चन बनेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे अधिक अभिलेख युक्त मुहरें कहाँ से मिली? यानी कि अभिलेख युक्त मुहरें। दोस्तों यहाँ पे मुहरें आएगा, अभिलेख युक्त मुहरें आएगा, यहाँ प्रिंट मिस्टेक हो गई। तो दोस्तों क्वेश्चन बनेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता की अधिक अभिलेख युक्त मुहरें कहाँ से मिली? तो हड़प्पा से मिली। और दोस्तों कितनी मुहरें थी? वो 891 मुहरें थी। और दोस्तों यह आपके जेल परीक्षा में भी एक क्वेश्चन पूछा गया है कि जो मुहरें मिली हड़प्पा सभ्यता से वो कितनी थी? तो 891। और दोस्तों आगे देखें तो पीतल की इक्का गाड़ी मिली। इक्का माने एक और गाड़ी यानी बैलगाड़ी। इसका मतलब होता है एक बैल वाली गाड़ी। यानी कि दोस्तों आपने देखी होगी कि 2 बैल वाली गाड़ियाँ होती है, जैसे कि 2 बैल एक पीछे गाड़ी होती है, उसको 2 बैल खींचते हैं। उसी प्रकार हड़प्पा सभ्यता में एक बैल वाली गाड़ी थी जिसको एक बैल खींचता था। और दोस्तों यानी कि एक बैल के खींचता था उसको, तो हम यह भी समझ सकते हैं कि इससे हमें यह ज्ञात होता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग माल ढोने या फिर बोझा ढोने के लिए एक बैल वाली गाड़ी का उपयोग करते थे। यानी कि दोस्तों आज अपनी सभ्यता है, हम जहाँ रहते हैं वहाँ हर एक घर में जैसे मोटरसाइकिल तो अवश्य मिलेगी। 100% में से 99% घरों में मोटरसाइकिल अवश्य मिलेगी। तो दोस्तों इससे क्या होगा कि 2 टायर वाली एक मोटरसाइकिल मिली। और दोस्तों इस प्रकार आप इसको याद रख सकते हैं।
आगे इसके अवशेष की बात करें तो स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा मिला। क्या मिला? स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा। यानी कि दोस्तों पहले लोग भाषा शैली का विकास नहीं हुआ था तथा वो चित्र के माध्यम से यानी कि किसी भित्त के ऊपर या फिर किसी दीवार के ऊपर स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधे का चित्र मिला। यानी कि दोस्तों जहाँ से मानव का जन्म होता है, बच्चे का जन्म होता है, वहाँ से एक पौधे का जन्म बताया गया। तो दोस्तों इसका मतलब यहाँ हम समझ सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोग प्रकृति प्रेमी थे। यानी कि सूर्य उनका देवता था, चंद्रमा उनका देवता था, पेड़ उनका देवता था। यानी कि आज जो प्रकृति में उपलब्ध हैं वो सारे हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के देवता थे। और इससे हमें यह ज्ञात होता है कि जो आज मूर्ति पूजा करते हैं, शिव जी की, हनुमान जी की और अधिक देवताओं की पूजा करते हैं, उसी प्रकार वहाँ पे यह मूर्ति पूजा नहीं थी। क्या नहीं थी? मूर्ति पूजा नहीं थी तथा वहाँ पे देवता के रूप में प्रकृति के चीज़ों को पूजा जाता था। पेड़ हो गया, चंद्रमा हो गया, सूर्य हो गया। और दोस्तों आगे यदि हम देखें तो सुरमा लगाने की सलाह मिली। यानी कि दोस्तों जो आज काजल लगाया जाता है आँखों में सजने के लिए, संवरने के लिए, उसी प्रकार सुरमा लगाया जाता था, वहाँ की सुरमा लगाने की सलाह मिली। और दोस्तों कर्मचारियों के आवास मिले। कर्मचारियों के आवास माने आज जो पुलिस के अंदर कांस्टेबल को या फिर एसआई या थानेदार को जो क्वार्टर उपलब्ध करवाए जाते हैं रहने के लिए, क्वार्टर माने वो पीने वाला नहीं, क्वार्टर माने जो रहने वाले क्वार्टर उपलब्ध करवाए जाते हैं, आवास उपलब्ध करवाए जाते हैं, उसी प्रकार हड़प्पा सभ्यता में भी कर्मचारियों को आवास उपलब्ध करवाए जाते थे। और दोस्तों 16 भट्टियाँ मिली। हड़प्पा सभ्यता का अगला अवशेष 16 भट्टियाँ मिली। 16 भट्टियाँ माने दोस्तों इसका मतलब हम यह ज्ञात होता है कि वहाँ पे सामूहिक भोजन होता था। यानी कि भंडारा लगता था। माने आज नवरात्रा में किसी फंक्शन में जिस प्रकार भंडारा लगता है, वहाँ 5-5, 10-10 भट्टियाँ होती है, 10-10 गैस की टंकियाँ जाती है, बहुत सारे खाने के सामान बनाए जाते हैं, चीज़ें बनाई जाती है तथा उपलब्ध करवाई जाती है और सबको जिमाया जाता है। उसी प्रकार दोस्तों हम ज्ञात होता है कि 16 भट्टियाँ का मतलब वहाँ के लोग भी सामूहिक भोजन करते थे। और दोस्तों 6-6 अन्नागार मिले। यानी कि दोस्तों 16 भट्टियाँ मिली तो 6-6 अन्नागार मिलना तो आम बात है। यानी कि अन्न के भंडार, अन्नागार यानी होता है अन्न के भंडार मिले। आगे देखते हैं दोस्तों सवादान के गड्ढों में ईंट लगाने का प्रमाण मिला। यानी कि दोस्तों सवादान, सवादान का मतलब होता है कब्र, यानी कि खड्डा। माने किसी आदमी को गाड़ कर उसके चारों तरफ ईंट लगाकर उस पर पट्टी लगाई जाती थी, तो उसी प्रकार सवादान के गड्ढों में ईंट लगाने का प्रमाण मिला। जैसे कि दोस्तों आज भी मुस्लिम संप्रदाय में लोगों को जलाया नहीं जाता है बल्कि गाड़ा जाता है। इसी प्रकार हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सभी मनुष्यों को गाड़ते थे, न कि जलाते थे। यह हिंदुओं में आज जलाया जाता है, उसी प्रकार सभी लोगों को पहले गाड़ा जाता था और गाड़ कर उनके चारों तरफ कब्र में ईंटें लगा दी जाती थी तथा उसके ऊपर पट्टी बिछा दी जाती थी। यह प्रमाण कहाँ से मिला? तो यह प्रमाण हड़प्पा सभ्यता से मिला। आगे अवशेष की बात करें तो कांसे का दर्पण मिला। कांसे का दर्पण माने दोस्तों आपके घर में एक कांसे की थाली होगी या फिर कांसे का कचौड़ा होगा जिसको पानी से मांजने पर वो इतना सुंदर हो जाता है जिससे आप उसमें मुंह दे सकते हो। तो उसी प्रकार कांच का आविष्कार सिंधु घाटी सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता के समय नहीं हुआ था, तो लोग कांसे की थाली में अपना मुंह देखते थे। तो उसी प्रकार कांसे का दर्पण मिला। और R37 नामक कब्रिस्तान मिला। R37 नामक कब्रिस्तान मतलब दोस्तों कोई कब्रिस्तान था एक पूरा, जहाँ से लोगों को वहाँ गाड़ा जाता था, तो उस कब्रिस्तान का नाम R37 था। और दोस्तों यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि R37 नामक कब्रिस्तान कहाँ से मिला। यानी कि दोस्तों क्वेश्चन बनेगा आपके कि R37 नामक कब्रिस्तान किस सभ्यता से मिला। ऑप्शन आएगा हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदाड़ो, बनवाली। तो आपको क्या करके आना है? हड़प्पा सभ्यता। आगे अवशेष की बात करें तो पुरुष के निवस्त्र धड़ की आकृति मिली। यानी कि दोस्तों एक पुरुष था जिसने अपने बदन पर वस्त्र नहीं पहने थे और उसके धड़ की यानी कि उसकी मुंडी की आकृति मिली। इसका मतलब दोस्तों यह ज्ञात होता है कि वहाँ कुछ लोग नंगे रहते थे। जिस प्रकार आज नागा साधु होते हैं जो नंगे घूमते हैं, नंगे रहते हैं, तो नागा संप्रदाय के लोग जिस प्रकार नंगे रहते हैं उसी प्रकार ही वहाँ के लोग भी नंगे रहते थे। जैसे आज जैन धर्म में दिगंबर संप्रदाय के लोग नंगे रहते हैं, उसी प्रकार हड़प्पा सभ्यता के लोग भी नंगे रहते थे। तो आपके लिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि पुरुष के निवृत्त धड़ की आकृति
किस सभ्यता से प्राप्त हुई? तो हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त हुई। आगे देखते हैं दोस्तों, मातृ देवी की मूर्ति मिली। क्या मिली? मातृ देवी की मूर्ति। मातृ देवी की मूर्ति मिलना यह प्रकट करता है कि हड़प्पा सभ्यता मातृ सत्तात्मक सभ्यता थी। क्या थी? मातृ सत्तात्मक सभ्यता थी। दोस्तों यहाँ पे लिखने की राइटिंग सही नहीं आ रही है, अगले वीडियो में आपके साथ यह लिखने की राइटिंग एक पेन मंगवाएंगे जिससे अच्छी आएगी। तो दोस्तों अभी इसी से काम चलाना पड़ेगा। मैं अन्य जो बात बताऊं वो आप अलग से नोटबुक में नोट कीजिएगा, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी कि दोस्तों हड़प्पा सभ्यता से मातृदेवी की मूर्ति मिलना यह प्रदर्शित करता है कि यह सभ्यता मातृ सत्तात्मक थी। यानी कि हड़प्पा सभ्यता में माता की चलती थी, यह पितृ सत्तात्मक नहीं थी। आगे जो जाकर यही सभ्यता पितृ सत्तात्मक हो गई, जैसे कि वहाँ पे पिता की चलने लग गई, और उसके बाद में धीरे धीरे आज माता और पिता दोनों की चलने लग गई। उसी प्रकार माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता मातृ देवी यानी मातृ देवी की मूर्ति मिली तो मातृ सत्तात्मक थी। आगे देखते हैं, अवशेष के रूप में लकड़ी का ताव्रत रखने का खलिहान मिला। त्रावत माने दोस्तों लकड़ी या फिर ओवरी। जैसे कि आज खेतों में कटाई करके फसल को सही से रखा जाता है किसी ओवरी में, किसी कमरे में, उसी प्रकार वहाँ पे त्रावृत यानी मिट्टी के कोठे या घरों में रखा जाता था। आगे देखते हैं, तांबा गलाने का पात्र मिला। तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता में लोग आते आते तांबा गलाने का पात्र मिल गया। यानी कि दोस्तों यह प्रदर्शित होता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग मिश्रित पद्धति से रूबरू हो गए थे। यानी कि दोस्तों तांबे के अंदर टीन मिलाया तो कांसा बना लिया था। इस प्रकार तांबा गलाने का पात्र कहाँ से मिला? तो हड़प्पा सभ्यता से मिला। आगे देखते हैं दोस्तों हम मोहनजोदड़ो सभ्यता के बारे में। मोहनजोदड़ो सभ्यता दोस्तों, जब मोहनजोदड़ो सभ्यता यानी कि इस सभ्यता यानी कि दोस्तों इस स्थान का जब उत्खनन किया गया, इसका जब खुदाई की गई, तो यहाँ से सबसे अधिक अस्थिपंजर मिले। यानी कि दोस्तों अस्थिपंजर का मतलब कब्रें मिली जिनसे इंसानों की हड्डियाँ मिली। तो दोस्तों अधिक हड्डियाँ व अस्थिपंजर मिलने के कारण इसे मृतकों का टीला कहा गया। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। क्या होता है? मृतकों का टीला। आगे देखते हैं दोस्तों हम, इस मोहनजोदड़ो सभ्यता की खोज 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी द्वारा सिंधु नदी के किनारे लरकाना जिला सिंध प्रांत पाकिस्तान में हुई। आपका क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में, आपका क्वेश्चन आएगा कि मोहनजोदड़ो सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई या फिर कब हुई? तो 1922 में हुई। और किसके द्वारा की गई? तो राखलदास बनर्जी के द्वारा की गई। और दोस्तों किस नदी के किनारे है? तो सिंधु नदी के किनारे है। और यह किस जिले में है? लरकाना जिले में है। और कहाँ है? पाकिस्तान में है, और पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। दोस्तों यह पाकिस्तान का सिंध प्रांत, इसके अंदर 6 जिले आते हैं। कितने जिले? 6 जिले आते हैं, जिसमें से एक जिला है गोटकी, दूसरा जिला है सुक्कर, तीसरा जिला है संगर, और चौथा जिला है थारपारकर, पांचवा है अमरकोट, तथा छठा है खैरपुर। इस प्रकार दोस्तों यह सिंध प्रांत पाकिस्तान में आता है, जिसके 6 जिले अपने राजस्थान के सीमा लगाते हैं। यानी कि इस सिंध प्रांत के 6 जिले अपने राजस्थान की सीमा से सीमा लगाते हैं। आगे हम बात करें तो मोहनजोदड़ो का अन्य नाम होता है सिंधु का नकलिस्तान। आपके क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सिंधु का नकलिस्तान किस सभ्यता को कहा जाता है? तो मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। नकलिस्तान का अर्थ होता है दोस्तों हरा भरा मरुस्थल। क्या होता है? हरा भरा मरुस्थल। अब हम आगे बात करते हैं मोहनजोदड़ो की खुदाई करने पर हमें क्या अवशेष, क्या प्रमाण प्राप्त हुए। तो दोस्तों इसके प्रमाण और अवशेष के बारे में बात करें तो विशाल स्नानागार मिला, जो विश्व का सबसे बड़ा स्नानागार मिला। इसे कॉलेजिस्ट बिल्डिंग कहा गया। यानी कि दोस्तों इस मोहनजोदड़ो सभ्यता से विशाल स्नानागार यानी कि बहुत बड़ा स्नानागार मिला। जैसे कि हम इसको इस प्रकार समझ सकते हैं कि इससे हमें यह ज्ञात होता है कि मोहनजोदड़ो सभ्यता के लोग धार्मिक प्रवृत्ति के थे। किस प्रवृत्ति के थे? धार्मिक प्रवृत्ति के थे। क्योंकि आज अपने घर में जो बाथरूम स्नानागार मिलता है वहाँ एक आदमी ही नहा सकता है। उसी प्रकार दोस्तों विशाल स्नानागार मिला, यानी कि किसी भंडारे का मतलब दोस्तों कहीं धार्मिक सम्मेलन हो जाते हैं तो वहाँ पे अगर नहान होता है तो नहान घर वहाँ पे बहुत बड़ा होता है, बहुत सारी टंकियाँ लगी होती है, कोई किसी को नहीं जानता है लेकिन वहाँ नहाते हैं। जैसे दोस्तों यह विश्व का सबसे बड़ा स्नानागार मिला तथा इसे कॉलेजिस्ट बिल्डिंग कहा गया। कॉलेजिस्ट बिल्डिंग का मतलब होता है दोस्तों कि आश्चर्यचकित भवन।
क्या होता है कोलॉजिस्ट बिल्डिंग का मतलब? आश्चर्यचकित भवन, यानी कि यह ऐसा भवन जो विश्व में कहीं नहीं देखा गया। विश्व का सबसे बड़ा स्नानागार मिला, वह मिला मोहनजोदड़ो सभ्यता से। और दोस्तों इस स्नानागार की खोज जॉन मार्शल ने की थी। किसने की थी? जॉन मार्शल ने की थी, और जॉन मार्शल ने ही इसे कोलॉजिस्ट बिल्डिंग नाम दिया। आगे विशाल अन्नागार मिला। दोस्तों यहाँ पर लोग धार्मिक प्रतीक थे, तो किसी धार्मिक स्थल पर एक साथ नहाते थे, तो धार्मिक स्थल पर भंडारा भी होता था, तो वहाँ पे एक साथ भी खाना खाते थे, तो वहाँ पे विशाल अन्नागार मिले, यानी कि दोस्तों अनाज रखने का भंडार। और हॉलर के अनुसार, हॉलर एक इतिहासकार था जिसके अनुसार सबसे बड़ी इमारत बताया गया है विशाल अन्नागार को, माने अनाज रखने के भंडार को, विशाल अन्नागार को हॉलर के अनुसार सबसे बड़ी इमारत बताया गया है। आगे देखते हैं, नाव के चित्र वाली मुद्रा मिली। नाव के चित्र यानी दोस्तों आपने एक मूवी देखी होगी मोहनजोदाड़ो। सबसे पहले आप कमेंट करके उसका उत्तर दीजिएगा कि मोहनजोदाड़ो मूवी के अंदर हीरो कौन था। उस मूवी के अंदर आपने देखा होगा कि जो वहाँ के लोग थे वो नाव से व्यापार करते थे। माना दोस्तों हम इससे यह पता लगा सकते हैं कि वहाँ के लोग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी करते थे। क्या करते थे? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। जिस प्रकार आज हम लोग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करते हैं, जैसे किसी दूसरे देश से तेल मंगाते हैं, अन्य सामान मंगाते हैं, उसी प्रकार वहाँ के लोग भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करते थे। वहाँ से उन वस्तुओं का अपने यहाँ से तथा उनके यहाँ से, दोनों के यहाँ से वस्तुओं का आदान प्रदान करते थे। तो दोस्तों यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आज हम ही नहीं करते हैं, बल्कि उस मोहनजोदड़ो सभ्यता के लोग भी करते थे। आगे देखते बुद्ध स्तूप मिले। दोस्तों बुद्ध स्तूप मिले वहाँ से, और अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट लिंग पूजा के प्रमाण मिले। माने वहाँ पे लिंग की पूजा की जाती थी। जिस प्रकार आज शिवलिंग की पूजा की जाती है, लिंग की पूजा के प्रमाण कहाँ से मिले? तो मोहनजोदड़ो से मिले। वृषभ की मण मूर्ति मिली, और दोस्तों सीटदार शौचालय मिला। यह आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएगा कि सीटदार शौचालय कहाँ से मिला? तो सीटदार शौचालय सिंधु घाटी सभ्यता के एक स्थल मोहनजोदड़ो से मिला। और दोस्तों आज जो ये अंग्रेज अपने ऊपर अधिकार कर लिया था, गुलाम बना लिया था हमको, ये बोलते हैं कि हमारा शौचालय, ये अंग्रेज बोलते हैं कि हमारा शौचालय आरामदायक है, इस प्रकार है, इस प्रकार है। तो दोस्तों माने यह सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो के सभ्यता के लोगों ने उस समय सीट का शौचालय मिला। सीट का शौचालय माने बैठने पर बाद में सोच करने का शौचालय मिला। तो दोस्तों क्वेश्चन आएगा कि सीट का शौचालय कहाँ से मिला, या फिर सीटदार शौचालय कहाँ से मिला? तो मोहनजोदड़ो सभ्यता से मिला। दोस्तों 1398 मोहरें मिली। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मैंने जहाँ ये गोला लगाया है वो आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आने की संभावना रहती है। 1398 मोहरें मिली। क्वेश्चन बनेगा कि सबसे अधिक मोहरें किस सभ्यता से मिली? तो मोहनजोदड़ो सभ्यता से मिली। माने दोस्तों हड़प्पा सभ्यता से हमें 891 मिली, और मोहनजोदड़ो सभ्यता से हमें 1398 मोहरें मिली। आगे दोस्तों पुरोहित का धड़ मिला, और दोस्तों मिश्रित पशु की मूर्ति मिली। मिश्रित पशु माने दोस्तों किसी पशु की मूर्ति, उसका मुंह तो घोड़े का है और पीछे पूंछ शेर की है, तथा सूंड नाक हाथी की है। इस प्रकार से लोगों ने मिश्रित पशु की मूर्ति बना दी थी। आगे देखते हैं, लड़की की कांस्य की मूर्ति मिली। दोस्तों लड़की की कांस्य की मूर्ति मिलने का यह तात्पर्य है कि, या फिर हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि वहाँ के लड़कियाँ नर्तकी या फिर नाचने में या फिर डांस करने में उत्तीर्ण थी। आगे घोड़े के दांत मिले, यानी कि उस समय आपने मोहनजोदड़ो पिक्चर देखी होगी, तो वहाँ पे घोड़े लोग बेचने आते हैं, तथा वहाँ पे घोड़ों का व्यापार होता है। उसी प्रकार घोड़े के दांत हमें देखने को मिले। और सभागार या फिर महाकक्ष मिला। दोस्तों क्वेश्चन आएगा कि सभागार या महाकक्ष कहाँ से मिला? जिस प्रकार आज के भारत में, आज वर्तमान समय में अभी चुनाव भी आने वाले हैं, जिस प्रकार आज लोग मीटिंग रखते हैं, बहुत सारे हजारों सैकड़ों की संख्या में, सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग उमड़ते हैं, मीटिंग रखते हैं, तो सभा करते हैं। उसी प्रकार मोहनजोदड़ो सभ्यता के लोग भी सभा करते थे, वहाँ से सभागार माने महाकक्ष मिले। आगे देखते हैं दोस्तों हम लोथल सभ्यता के बारे में। तो दोस्तों यह लोथल सभ्यता की खोज 1955 से 62 के मध्य एस.आर. राव द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई? एस.आर. राव के द्वारा की गई। और लोथल सभ्यता अहमदाबाद जिले गुजरात राज्य में स्थित है। और दोस्तों इस अहमदाबाद को एक
यानी कि अपने आज के भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। क्वेश्चन आएगा कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो अहमदाबाद को कहा जाता है। और लोथल सभ्यता के प्रमाण कहाँ से मिले या फिर लोथल सभ्यता कहाँ है, तो अहमदाबाद जिले में है। आगे देखते हैं इसके अवशेष के बारे में। यानी कि दोस्तों इसके प्रमाण के बारे में बात करें तो गोदीवाड़ा या फिर बंदरगाह मिला। गोदीवाड़ा को ही हम बंदरगाह कहते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ से गोदीवाड़ा या बंदरगाह मिला, इसको मतलब बंदरगाह का मतलब वो होता है जो समुद्र तट के रास्ते पर नाव रुकने का व्यवस्था बनाई जाती है, उसे बंदरगाह कहा जाता है। सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई में है। तथा दोस्तों यानी कि आज के भारत में जो आप सामान मंगाते हैं, यानी कि आप चार्जर है या कंपनियां बनाती हैं जो विदेश से यहाँ सप्लाई करती है, माने नाव से आता है तथा फिर नाव से भर के ट्रकों में जिलों में जाता है तथा जिलों से पिकअपों में टेम्पो में भरकर वो सामान दुकानों पर जाता है। दुकानों से आप पैसे देकर आपके घर या फिर आपके पास मंगवाते हैं। तो यानी कि जो आज के बंदरगाह हैं कालीकट, कोच्चि नामक बंदरगाह, तो उस समय एक बंदरगाह मिला जो लोथल से मिला। सर्वाधिक सेल कड़ी की मोहरें मिली। सेल कड़ी माने मिट्टी, यानी कि सर्वाधिक मिट्टी की मोहरें कहाँ से मिली, तो लोथल सभ्यता से मिली। और दोस्तों युगल समाधान मिले। युगल समाधान का मतलब दोस्तों एक कब्र के अंदर दो मनुष्यों को गाड़ा गया। इसका मतलब युगल का मतलब दो होता है और दोस्तों इसका अर्थ होता है कि एक कब्र के अंदर दो मनुष्य को गाड़ने के साक्ष्य कहाँ से मिले, तो लोथल सभ्यता से मिले। नालियों में सोख्ता गड्ढे मिले, यानी कि दोस्तों घर के बाहर या फिर दरवाजे के पास एक गड्ढा खोद दिया जाता था जिसमें से नहाने का पानी तथा हाथ धोने का पानी उस गड्ढे में जाकर सूख जाता था। वो कहाँ से मिला, लोथल सभ्यता से मिला। सीप या मनका बनाने के कारखाने मिले। अग्नि की पूजा के प्रमाण मिले। माने दोस्तों अग्नि की पूजा की जाती थी, वो प्रमाण कहाँ से मिले, लोथल सभ्यता से मिले। और दोस्तों जो मैंने गोला बनाए वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके परीक्षा में आने की संभावना रहती है। औद्योगिक क्षेत्र मिले। आटा पीसने की चक्की के दो पार्ट मिले और यहाँ का नगर 3 भागों में विभक्त था। दोस्तों जो आज हम आटा पिसाते हैं चक्की पर, वहाँ के 2 पार्ट मिले थे। उस समय भी आटा चक्की में पिसा जाता था। अग्नि पूजा के भी प्रमाण मिले। और दोस्तों हम बात करें कि यहाँ से अग्नि पूजा के प्रमाण मिले तथा मातृदेवी की पूजा के प्रमाण हड़प्पा से मिले। लिंग की पूजा के प्रमाण मोहनजोदड़ो से मिले तथा अग्नि की पूजा के प्रमाण लोथल से मिले। ये तीनों क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो दोस्तों अपना यह आज हमने इन 3 स्थलों के बारे में बात की। अगले पार्ट में हम बाकी स्थलों के बारे में बात करेंगे। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में बताइएगा तथा अपने दोस्तों के साथ इसको साझा कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।